नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश है। यहाँ का किसान विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी माना जाता है, जो अन्न पैदा कर सभी वर्गों की सेवा कर रहा है। मगर सबको भोजन खिलाने वाला किसान आज खेती बाड़ी के नवीन जानकारी के अभाव के कारण स्वयं भूखा रहता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आपसे मिलने के लिए आते हैं। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इनमें से अच्छा लाभ वही बकरी पालक ले पाते हैं जो इन बकरियों की आहार व्यवस्था मौसम के अनुसार करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप भी बकरी पालन करते हैं तो इनका संतुलित आहार प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार गौर। आज आपको बदलते मौसम में बकरे बकरियों की देखभाल कैसे करें, हमारे पशुपालक भाई इस पर तकनीकी जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। अमूमन जो बकरे बकरियाँ होते हैं वो एक दिन में 6 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और गाय भैंस के तुलना में बकरी एक स्थान पर खड़े रह कर के कभी चराई नहीं करती है। ये एक घुमंतू जानवर होता है। बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो पाए, इनके खान पान का उचित प्रबंधन करना चाहिए। को क्या है, जैसे जंगली क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उन अंचलों में बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ विभिन्न तरह की पत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। वो चाहे झरबेरी हो, पीपल की पत्ती हो, बरगद की हो, सुबबूल की हो, या आपके जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं, ख़ास तौर से ऐसे खरपतवार लैंटाना आदि को छोड़ दें हम, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं, विषाक्त पत्तियाँ होती हैं, उनको हमें अमल में नहीं लेना है। लेकिन बाकी पत्तियों से लेने के कारण ही जब बकरी जो होती है, एक वयस्क बकरा बकरी जो होती है, एक दिन में कम से कम 5 किलोग्राम हरी पत्ती की आवश्यकता होती है। ये तो हरी पत्तियाँ हुई। अगर आपके पास चारागाह चराई का स्थान है, उनको विकसित करें और वो फेंस्ड हो, अच्छे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण करके अगर आपने ये विकसित कर लिए तो ये सालों साल आपको जो है पत्तियाँ देते रहेंगे। कुछ जो होते हैं, जैसे खरीफ मौसम में आपने जैसे एमपी चरी है या अफ्रीकन टॉल मक्का लगा ली, तो उससे आप साइलेज का अचार भी बना सकते हैं। हरे चारे तो उपयोग में आ ही जाते हैं। साथ में क्या है, जैसे मक्का आपने लगाई, मक्का की कड़वी भी वो उपयोग में ले लेगी, पत्तियां तो लेगी, साथ में जो भुट्टे से दाने मिलते हैं वो आहार पोषण में एक घटक का रूप काम करेगा, तो दाना मिश्रण में आपकी लागत कम हो जाएगी। शुष्क चारे में अमूमन तौर पे जो पशुपालक भाई है, चाहे चने का भूसा इस्तेमाल करें या राहर का भूसा इस्तेमाल करें, जो उनके क्षेत्र में जिसकी उपज ज़्यादा हो उसको वो संग्रहित करके रख लें, तो वो जो भूसा होगा वो साल भर उपयोग में वो ले सकते हैं। तो इनको 24 घंटे में 1 किलोग्राम भूसे की आवश्यकता होती है, जो इनसे पूर्ति की जा सकती है। बकरियों की अच्छी अब इसके बाद आता है दाना मिश्रण। मैं आपको बता दूं, दाना मिश्रण के जो घटक होते हैं उनमें मक्का का दलिया होता है, फिर चने की भूसी होती है, दालें जो आपने ली, दाने के बाद जो चुनी निकलती है उस चुनी को भी दाना मिश्रण में उपयोग में ले लें। गेहूं का चापड़ है, और अंडर साइज गेहूं को भी दलिए के रूप में करवा के आप दाना मिश्रण में उपयोग में ले सकते हैं। सिर्फ आपको 2 भाग जो है वो खनिज लवण उपयोग में करना है, और 1 भाग जो है नमक जो होता है, खड़ा नमक ले लीजिए, उसको दरवा लिया और दाने में मिला दीजिए। तो इस तरह से आपका सस्ता कम कीमत पे दाना मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो ये हुआ संतुलित आहार पोषण।
बकरियां आप रख रहे हैं उनको संतुलित आहार के माध्यम से उनकी शारीरिक वृद्धि अच्छी हो, शारीरिक वृद्धि के माध्यम से मांस उत्पादन में बढ़ोतरी हो, यही आपके आमदनी का जरिया भी होता है और इससे आप अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। राज्य में रबी फसलों की कटाई चल रही है। कटाई के बाद किसान भाई उपज या तो बेच देते हैं या फिर उसे भंडारित करते हैं, लेकिन भंडारण के दौरान कुछ गलती के चलते काफी नुकसान होता है। इसलिए उपज का सुरक्षित भंडारण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार जायसवाल। नमस्कार किसान भाई, आज हम लोग बात करेंगे भंडारण के विषय में। तो कटाई के उपरांत सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती होती है, किसान भाइयों के लिए चुनौती होती है उसका संरक्षण। क्योंकि फसल उत्पादन तो अच्छा हो जाता है, बहुत मेहनत करते हैं, उत्पादन अच्छा हो जाता है, लेकिन उसको बचाना भी हमारे लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। देश के कुल उत्पादित खाद्यान्नों का 72.5% भंडारण किसानों के घरों में पुरानी एवं परंपरागत विधाओं से अनाज भंडारण किया जाता है, जबकि 27.5% सरकार वैज्ञानिक भंडारण भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वैज्ञानिक ढंग से करती है। फसलों की कटाई के बाद अनाज को विभिन्न स्तरों पर क्षति होती है। भौतिक रूप से अधिक ताप या नमी से अनाज को नुकसान होता है, जिससे अनाज की पौष्टिकता में कमी आती है। आमतौर पर कीड़ों द्वारा 2.55%, कटाई मढ़ाई द्वारा 1.68%, सूक्ष्म जीवाणु एवं नमी से 0.68%, चूहों द्वारा 2.50%, पशु पक्षियों द्वारा 0.85%, यातायात से 0.15% तथा प्रसंस्करण से 0.92% क्षति होती है। इस प्रकार लगभग भंडारण ठीक प्रकार न हो पाने के कारण अनाज का लगभग 10% का प्रतिवर्ष नुकसान देश में होता है। तो भंडारण मुख्यतः दो वजह से किया जाता है, एक खाने के पर्पज से, उपभोग के लिए, और दूसरा होता है बीज के पर्पज से। तो जैसा कि हमको पता है कि जो हम बीज के लिए हम रख रहे हैं उसमें तो हमको बहुत आसानी रहती है कि भाई हम उसमें कोई भी केमिकल, इंसेक्टिसाइड और कोई भी पेस्टिसाइड मिला सकते हैं, लेकिन जब हम उपभोग के लिए करते हैं तो उसमें हम नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि हमको उसको डायरेक्टली हम उसको खाते हैं, उसको हम यूज करते हैं दाल के रूप में और भी विभिन्न तरह से, तो उसके लिए हमको ध्यान बरतना होता है। तो ये जो भंडारण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है खेत से ही। मुख्यतया जो नुकसान पहुंचाते हैं वो होते हैं कीट। कीटों में 4 अवस्थाएं होता है उसमें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो किसान भाई क्या होता है कि जब भी बोरा वगैरह जिसमें वो संरक्षित करते हैं उसकी सफाई अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसमें जो उसका होता है प्यूपल स्टेज वो उसमें पड़ा रहता है, जिसको किसान भाई आँख से, हम भी कोई आँख से उसको नंगे आँख से नहीं देख सकते हैं। तो जब हम उसको सुखा देते हैं या उसको धूप में हम 24 घंटे 48 घंटे के लिए जब हम रख देते हैं तो उससे हमको ये फ़ायदा होता है कि उस पर जो प्यूपा होते हैं, जो उसका रेस्टिंग स्टेज होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब हम उसमें भर करके ले आके जब हम उसको कहीं भी रखते हैं, संरक्षित करते हैं, तो उसकी आयु बनी रहती है। दूसरी चीज़ होती है, मुख्यतया दलहन में विभिन्न तरह के घून और भृंग कीट वगैरह लगते हैं, तो उसके लिए हमको सफाई सबसे बड़ा आवश्यक चीज़ है। दूसरा आवश्यक चीज़ है उसको सोलराइज करना, मतलब धूप में अपने दाने को सुखाना। अगर उसमें किसी भी तरह का नमी है दाने में, हमारे चाहे दलहन हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, कोई भी फसल हो, जब हम संरक्षण के लिए जाते हैं, जब उसमें नमी रहती है तो उसमें विभिन्न तरह की कीट के साथ साथ उसमें बहुत तरह के जो फंगस है, बहुत तरह के जो उसमें वो भी अटैक होते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी और ख़राब हो जाती है, जिससे कि वो मार्केट में उसका डिमांड कम हो जाता है और उसका हमको जो मिलना है पैसा प्रति किलो वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखने से हमको 2-3 फायदे होते हैं। अनाज भंडारण के पूर्व ध्यान दें। भंडारण गृह या गोदाम को साफ सुथरा कर दीवारों को चूने से पुताई करें। भंडारण घर का फर्श धुलकर अच्छे प्रकार से सुखा लेना चाहिए। दीवार, फर्श, छत को कोई छेद या दरार नहीं होना चाहिए। यदि है तो मरम्मत करें। भंडारण घर की सफाई के साथ कीटों के संक्रमण से मुक्ति कर लें। इसके लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर घोल की 3 लीटर मात्रा से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की पुताई या छिड़काव करें। पुराने खाली बोरे, दीवारें, फर्श, पट्टियों, लकड़ी के तख्ते आदि कीटनाशक से छिड़काव द्वारा कीट संक्रमण से मुक्त करें। भंडारित अनाज को भली प्रकार साफ कर लें। अनाज, भूसा, धूल, खरपतवार से मुक्त तथा कटा पिटा अनाज भी अलग कर लें।
अनाज को कड़े धूप में सुखा लें और ठंडा करके भंडारित करें। भंडारित अनाज में 10 से 12%, दलहन में 8 से 10% और तिलहन में 8 से 10 से नमी होनी चाहिए। एक चीज़ और आवश्यक है कि जब भी हम रखते हैं बोरे के रूप में, बोरे में इन दलहनी या किसी भी फसल को, तो उसमें हमेशा जगह बना करके रखें जिससे कि वायु का आदान प्रदान बोरों के बीच में होता रहे। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम बोरों में उसको रखते हैं तो गांव में हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि जैसे करंज की पत्ती हम रख दिए, नीम की पत्ती रख दिए, हल्दी का गांठ वगैरह भी हम रख देते हैं, तो उससे भी कीट भागते हैं। लहसुन और प्याज को भी हम गांठ के रूप में उसके अंदर डाल देते हैं, तो उससे कीट क्या है कि उसके बोरों के अंदर नहीं आते हैं और जो उनके जो प्यूपल स्टेज है या लार्वल स्टेज है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक उपाय होता है। दूसरी बात आती है जब भी हम करते हैं बीज के पर्पज़ से, बीज के उद्देश्य से जब हम किसी दलहनी फसल का संरक्षण करते हैं तो उसमें हम किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड या हम धूम्र के सहयोग से हम उसको बचा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। किसान भाइयों को बाज़ार में जाते हैं और बहुत सारे कीटनाशक उपलब्ध है, जैसे डेल्टामेथ्रिन हुआ और बहुत तरह के HCN हो गया, तो उनके गोली के रूप में आते हैं जिसको हम कॉटन के कपड़े में बांध करके उसमें हम डाल देते हैं, जिससे हम लंबे समय तक उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। बेहतर है कि अगर हम जो भी बोरे रखने वाले हैं उसके नीचे प्लास्टिक का एक लेयर, एक शीट बिछा दें, या अगर हमारे पास उपलब्ध है तो सबसे बेहतर है कि लकड़ी का हम कोई उस तरह का उसको ऊँचा स्थान, ज़मीन से उसको हम थोड़ा ऊँचा रखें जिसकी वजह से उसमें नमी न आने पाए। वहाँ पर उसके बाद हम बोरों का भंडारण करें जिससे कि सुचारू रूप से हम भंडारण कर सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जिस प्रश्न को हमने शामिल किया है उसे पूछा है मोहनपुर जिला भिंड से भगवान सिंह ने। आप लौकी की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो भगवान सिंह जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आपके सामने लौकी की फसल में किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए तो उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट में लौकी मिल रही है और किसान भाई इससे लाभ भी कमा रहे हैं लौकी की फसल लगा के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो खरपतवार की समस्या है जब लौकी की फसल में आती है तो किसान भाई देख लें, क्योंकि अगर खरपतवार आएगा अपनी फसल में तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि लौकी बेल वाली फसल है। तो किसान भाई जो भी खुरपी की सहायता से या किसी और यंत्र की सहायता से समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहें। निदाई गुड़ाई करने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि जो एरेशन होता है वो भूमि का प्रॉपर हो जाता है और हमारे पौधों की वृद्धि भी सही से होती है और जो खरपतवार हैं वो भी निकल जाते हैं। किसान भाइयों, लौकी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। अब हम देखते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था। तो किसान भाई पानी का विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होता देते हैं फसल में तो पौधे की जड़ें गलने लग जाती हैं और पौधे की वृद्धि भी सही प्रकार से नहीं होती है। तो किसान भाई ये देख लें कि हमारी पहले भूमि किस प्रकार की है। अगर भारी भूमि है तो हमें पानी कम लगेगा और हल्की मिट्टी है तो पानी ज़्यादा लगेगा। आप पहले पानी देने से पहले देख लें कि हमारी मिट्टी में पानी की आवश्यकता लग रही है तो उसको देख के पानी दें। तो जब भी तोड़ाई करें तो उसके बाद देखते रहें कि हमारी फसल में उर्वरक की मात्रा लग रही है तो नाइट्रोजन जो हमने कई बार पहली शुरुआत में दिया था तो बचा दे देते हैं, तो तोड़ाई के समय आप दे सकते हैं उर्वरक। तो इस तरह इन बातों का ध्यान रखें। किसान भाइयों, लौकी की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाई अब हम चर्चा करेंगे लौकी की फसल में कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कीट नियंत्रण पर। इसमें कौन कौन से कीट आते हैं लौकी की फसल में। तो सबसे पहले आता है एक बीटल आता है। तो ये बीटल क्या करता है, पहले पत्तियों को, छोटी पत्तियों को काटता है, फूल को काटता है, जब फल बन जाता है तो फल को भी नुकसान पहुंचाता है। पौधे पर इस कीट को देखें तो एक दवाई आती है क्विनोलफॉस करके दवा, उसकी 2 ग्राम लीटर प्रति मात्रा के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करें तो इस कीट का हमें प्रकोप से बच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुख्य कीट है लौकी वर्गीय फसलों में। तो इस कीट का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर ये दिखता है तो इसको नियंत्रित करें। फिर एक कीट आता है फ्रूट फ्लाई करके, ये भी मुख्य कीट है लौकी की फसल में देखा जाता है।
तो ये फल क्या कीट क्या करता है, ये मक्खी के रूप में होता है। तो पहले ये फूल पे अपने अंडे देता है, इसकी जो मादा मक्खी है, फिर उसके जो लार्वी निकलते हैं वो फल को नुकसान पहुंचाते हैं और फल के अंदर पहुंच के फल को पूरा ख़राब कर देते हैं। और फिर हमने कई बार देखा है कि फल पूरा अंदर से सड़ जाता है, तो इसकी गुणवत्ता ख़राब होती है और बाज़ार में बेचने योग्य नहीं रहता, तो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो अगर इस कीट का हम प्रकोप देख रहे हैं अपनी फसल में, तो एक ट्रैप करके आता है, मिथाइल यूजिनॉल करके ट्रैप। तो इस ट्रैप का अपन खेत में प्रयोग करें तो इस कीट की जो मादा मक्खी है वो इससे कंट्रोल होती है। तो इसका अगर मादा मक्खी कंट्रोल हो जाएगी तो हमारे फसल में इस कीट का प्रकोप नहीं होगा। अगर ट्रैप नहीं कर रहे हैं तो किसान भाई क्विनोल फॉस नाम की दवा आती है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस दवाई का स्प्रे करके भी अपने जो फ्रूट फ्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाई अब हम चर्चा करेंगे लौकी में कौन कौन से रोग आते हैं और किस प्रकार से इनका नियंत्रण करें। तो सबसे पहले इसमें रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू, जो एक फफूंदी के द्वारा फैलता है। तो इसमें हमने देखा है पत्तियों पर, तनों पर एक सफ़ेद सा पाउडर जम जाता है, जो बाद में पूरे पौधे पर बढ़ जाता है शुरुआती अवस्था में, और फिर पूरा पौधा सूख जाता है तो उसकी बढ़वार रुक जाती है। अगर इस प्रकार का जो हमारे पौधे में समस्या देखी जाती है तो एक वेटेबल सल्फर आता है, तो उसका घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर वेटेबल सल्फर का घोल करके आप स्प्रे करें, तो इससे हमारी जो फसल पे जो पाउडरी मिल्ड्यू आया उससे रोकथाम मिलती है। एक है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू भी एक फफूंदी के द्वारा फैलता है। तो इसमें रोग के लक्षण जो है निचली पत्तियों पर पाए जाते हैं। निचली पत्तियों पर कोणाकार धब्बे बन जाते हैं जो ऊपर से पीले या लाल भूरे रंग के होते हैं। तो इस प्रकार के जब हमें अपनी फसल में धब्बे दिखाई दें, और फिर क्योंकि ये फिर बाद में धब्बे बढ़ के पूरे पत्तियों को कवर कर लेते हैं, तने को कवर कर लेते हैं, और हमारा फूल भी नहीं सही बनता या फिर हमारा फल की वृद्धि नहीं हो पाती। तो इस प्रकार का जब हम अपने फसल में इस प्रकार के रोग का प्रकोप देखें तो इसके लिए मैंकोजेब करके दवा आती है, इसके 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें, तो इससे इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। जो फलों की तोड़ाई है समय पे करें और देखरेख किसान भाई समय समय पे करते रहें तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन के लिए बैंगन की फसल में जरूरी कार्य। बकरियों के मेमनों की देखरेख और प्रबंधन। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।